दोस्तों नेपच्यून का सबसे बड़ा मून ट्राइटन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे अजीबोगरीब मून है और उसका कारण है कि ट्राइटन बाकी मून्स के बिल्कुल ऑपोजिट अपने प्लैनेट के चारों ओर रेवोल्यूशन करता है। नाउ जनरली क्या होता है कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सारे मून्स उसी दिशा में अपने प्लैनेट के चक्कर काटते हैं जिस डायरेक्शन में वो प्लैनेट्स अपने एक्सिस पे रोटेट किया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में काउंटर क्लॉकवाइज अपने एक्सिस पे रोटेट करती है ना, उसी तरह हमारा मून भी अर्थ के चारों तरफ काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में परिक्रमा करता रहता है। इस मूवमेंट को फिजिक्स की भाषा में प्रोग्रेड या फिर डायरेक्ट मोशन के नाम से जाना जाता है और ऐसा ही पैटर्न हमारे सोलर सिस्टम के मोस्टली सारे मून्स फॉलो करते हैं सिवाय एक के जिसका नाम है ट्राइटन, जो कि रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में रेवोल्यूशन करता है। नाउ ये एक्सेप्शनल मिस्ट्री तो है और सोचा गया था कि इसके पीछे कोई फिजिक्स की एनोमलीज होगी जिस पे चर्चा की जाएगी, बट रिसेंटली वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग। उन्होंने पाया कि ये ट्राइटन एक्चुअल में कोई मून था ही नहीं बल्कि ये तो एक प्लैनेट था जो प्लूटो के साथ हमारे सूरज का चक्कर काटता था और आज की डेट में ये पोटेंशियली हमारे सोलर सिस्टम का 9th या फिर 10th प्लैनेट भी होता। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे सोलर सिस्टम का वंस अपॉन ए टाइम प्लैनेट आज महज एक मामूली सा चांद बनकर रह गया और वैज्ञानिक आखिर किस बेसिस पे ट्राइटन को प्लूटो का ट्विन कहते हैं? वेल आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। देखो दोस्तों, रेट्रोग्रेड मोशन होता है मून द्वारा किया गया वो मोशन जो उसके प्लैनेटरी रोटेशन से डिफरेंट हो। मतलब कि अगर कोई प्लैनेट वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है ना, तो मून ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में उसका चक्कर काटेगा। अब हमारे पूरे सोलर सिस्टम में करीब 293 मून्स है और उसमें से केवल 6 मून्स ऐसे हैं जो रेट्रोग्रेड मोशन करते हैं, जिसमें से 4 जुपिटर की आउटर मोस्ट पोर्शन में मौजूद है जहां उसकी ग्रेविटेशनल प्रेजेंस की स्ट्रेंथ इनर मून्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। 5वां है सैटर्न का मून फीबी और छठा है नेपच्यून का सबसे बड़ा मून ट्राइटन, जो हमारा आज का डिस्कशन पॉइंट है। अब देखो, जुपिटर के आउटर मून्स के रेट्रोग्रेड मोशन के लिए उन पर पड़ने वाली कंपैरेटिवली वीक ग्रेविटी और अदर फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, बट फीबी और ट्राइटन के साथ ये केस नहीं है और इन दोनों के ही बीच का कनेक्शन हमें इनके ओरिजिन पे ले जाता है। एज पर एविडेंस फीबी ओरिजिनली सैटर्न का मून नहीं था बल्कि वो तो क्वाइपर बेल्ट में मौजूद एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट था, लेकिन इवेंचुअली सूरज को ऑर्बिट करते हुए वो सैटर्न के बहुत ज्यादा करीब आ गया था, जिससे कि वो शनि ग्रह के ग्रेविटी के कारण उसी के ऑर्बिट में कैप्चर हो गया और इवेंचुअली शनि ग्रह का मून बनकर उसका चक्कर काटने लगा। ट्राइटन के रेट्रोग्रेड मोशन को देखते हुए उसकी इररेगुलरिटीज को लेके भी यही थियरी सबसे ज्यादा असरदार और ट्रस्टेड मानी जाती है कि ट्राइटन भी हो ना हो क्वाइपर बेल्ट का ही एक ऑब्जेक्ट हुआ करता था जो सूरज का रेवोल्यूशन करते हुए या किसी भी अननोन कारण से नेपच्यून के इतने करीब आ गया होगा कि वो नेपच्यून की ग्रेविटी में ट्रैप हो गया होगा और एज ए रिजल्ट ऐसा हुआ कि आज वो एक कॉमन मून बन के रह गया। अब दोस्तों, ये तो थी ट्राइटन के मून बनने की पहले की कहानी, लेकिन व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग इज कि ट्राइटन एज ए प्लैनेट आखिरी सोलर सिस्टम का एसेंशियल पार्ट कैसे था, एंड दैट इज वेयर प्लूटो कम्स इनटू द सीन। देखो, जब वैज्ञानिक ट्राइटन की ओरिजिन जानने की कोशिश कर रहे थे तब उन्होंने स्वाभाविक तौर पर पूरे सोलर सिस्टम का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का डेटा निकाला और ये फिगर आउट करने का कोशिश किया कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एंटिटी से मेल खा रहे थे और उन्हें मिला एक इंटरेस्टिंग लिंक प्लूटो के साथ। जहां प्लूटो का डायमीटर 2368 किलोमीटर्स का है, वहीं ट्राइटन का डायमीटर 2700 किलोमीटर्स का है, विच इज स्लाइटली लार्जर देन प्लूटो। लेकिन आगे और भी काफी कमाल की डिटेल्स जानने को मिली, जैसे प्लूटो और ट्राइटन की डेंसिटी 2000 और 2100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, जो कि प्लैनेटरी स्टेज पे रेशियो वाइज बिल्कुल बड़ा डिफरेंस नहीं है। नॉट ओनली दिस, इनका सरफेस लेवल भी इतना ज्यादा आइडेंटिकल है कि जहां प्लूटो का टेम्परेचर 33 से 55 केल्विन के बीच रेंज करता है ना, वहीं पर ट्राइटन का टेम्परेचर भी 38 केल्विन ही निकल कर आता है। अब इस लिंक ने शुरू से ही रिसर्चर्स के मन में डाउट क्रिएट किया है कि प्लूटो और ट्राइटन का ओरिजिन एग्जैक्ट सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ करता था और इवन ये तक बोला गया कि प्लूटो और ट्राइटन एक दूसरे के बाइनरी प्लैनेट्स हुआ करते थे जो एक दूसरे के बीच मौजूद सेंटर ऑफ मास को ऑर्बिट किया करते थे। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर कभी भी कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे। हालांकि ओलिवियर मॉसिस, सारा एंडरसन और नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में काम करने वाली कैथलीन ई मैंडिट
ने 6 जून को आर्कसिव पे एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने इन दोनों बॉडीज के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन को एनालाइज किया और कंक्लूड किया कि ये दोनों सेम ही रीजन में फॉर्म हुए थे, लेकिन उस दौर में ये क्वाइपर बेल्ट उस रीजन में नहीं रही होगी जहां आज ये है। इन दोनों की फॉर्मेशन अर्थ के पर्सपेक्टिव से या तो करंट क्वाइपर बेल्ट की लोकेशन से थोड़ा पास में हुआ होगा सोलर सिस्टम के इनर एरिया में, या फिर इतना दूर कि जहां आज के डेट में क्वाइपर बेल्ट के आउटर मोस्ट रीजन एग्जिस्ट करते हैं। अब ये बात कोई हवाई नहीं है। दरअसल बात क्या है कि ट्राइटन और प्लूटो दोनों में ही बहुत ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। नंबर्स में बताया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 90% नाइट्रोजन, 10% मीथेन और बहुत ही ज्यादा कम ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब ये गैस आज के सोलर सिस्टम में इतनी ज्यादा पाई नहीं जाती, लेकिन इन गैसेस का सबसे बड़ा एबंडेंस हमारे सोलर सिस्टम में आज से 4.5 बिलियन साल पहले आया था, जब हमारे सूरज के चारों तरफ एक नेबुला मौजूद था जिसके अंदर काफी भारी मात्रा में नाइट्रोजन जैसी गैसेस एग्जिस्ट किया करती थी। ये नेबुला रिपोर्टेडली हमारे सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट रीजन्स में एग्जिस्ट करता था, और अगर इनका कॉम्पोजिशन इस तरह का है कि वो केवल इसी रीजन की क्रिएशन को सपोर्ट करते हुए जस्टिफाई किया जा सकता है, देन हमें हमारे 2 सवालों के जवाब मिल जाते हैं कि ये कब बने थे और कहां पर बने थे। अब इस थियरी को एक और ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, विच इज कॉमेट C/2016 R2। ये कॉमेट भी डाई नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के वैसे ही ट्रेसेस शो कर रहा था जैसे कि प्लूटो और ट्राइटन में पाया जाता है, और ये कॉमेट चूंकि उसी प्रोटो सोलर नेबुला का पार्ट रहा है, इस वजह से इनकी इस नेबुलस ओरिजिन को और सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स मिल जाते हैं। अब दोस्तों, अगर इन सारे सबूतों की माने तो हमारे सामने जो कहानी निकल कर आती है वो कुछ इस तरह की है। आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले जब इस सोलर सिस्टम की संरचना हो रही थी, तब क्वाइपर बेल्ट या शायद उसके भी बियॉन्ड मौजूद प्रोटो सोलर नेबुला में 2 आइडेंटिकल प्लैनेट्स फॉर्म हुए थे, जिन्हें आज हम ट्राइटन और प्लूटो के नाम से जानते हैं। अब चूंकि ये प्लैनेट एक ही रीजन में फॉर्म हुए थे और हो सकता है कि एक दूसरे के बहुत करीब भी रहे हो, जिस वजह से फॉर्मेशन के तुरंत बाद इन्होंने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने आसपास के लाइटर ऑब्जेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे सूरज सारे प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम को करता है, और सारे प्लैनेट्स अपने अपने मून्स को। अब प्लूटो भले ही ट्राइटन से छोटा था, लेकिन इतना नहीं कि वो प्लूटो को अपने इशारों पर नचा सके, एंड सेम विथ प्लूटो 2, जिस वजह से दोनों एक दूसरे की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में आके बीच में मौजूद सेंटर ऑफ मास को ऑर्बिट करने लगे और एक बाइनरी सिस्टम ऑफ प्लैनेट को फॉर्म किया। अब चूंकि सन इतना मैसिव है कि वो सारे कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट्स को अपने चारों तरफ रेवोल्यूशन करवाता है, इसी के इफेक्ट में ये बाइनरी प्लैनेट भी सूर्य के चक्कर काट रहे थे, और इसी दौर में ये बाइनरी सिस्टम एक बीच नेपच्यून के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच गया होगा। अब बेसिक फिजिक्स से आप इतना तो समझ ही सकते हो कि नेपच्यून की ग्रेविटी ट्राइटन या प्लूटो दोनों की ही ग्रेविटी से कई गुना स्ट्रॉन्गर होगी, जिस वजह से जब ये दोनों सिस्टम्स एक दूसरे के करीब आए तो इवेंचुअली ट्राइटन पर प्लूटो के बाइनरी सिस्टम की फोर्स काफी कम हो गई और ट्राइटन नेपच्यून के ऑर्बिट में एंटर करते हुए उसका मून बन गया। और चूंकि ये एक नेचुरल मून होने के बजाय एक कैप्चर्ड एंटिटी थी, इसीलिए इसका मोशन रेगुलर मून्स की मोशन के ऑपोजिट हो गया एंड रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में आज भी ये परफॉर्म हो रहा है। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर जिस इमेज को देख रहे हैं ना, वो इमेज प्लूटो और नेपच्यून की ऑर्बिट का है, और अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक समय ऐसा जरूर आता है जब प्लूटो का ऑर्बिट नेपच्यून के ऑर्बिट के अंदर से गुजरता है। साल 2006 में एक स्टडी की गई थी ट्राइटन के ऊपर, जिसमें ये सबसे पहले कहा गया था कि ट्राइटन जब इस नेपच्यूनियन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आया था तब वो किसी बाइनरी सिस्टम में बंधा होगा, क्योंकि अगर बिना बाइनरी सिस्टम के ट्राइटन नेपच्यून को अप्रोच करता तो या तो इन दोनों का कोलिजन हो जाता या फिर ट्राइटन नेपच्यून की ग्रेविटी यूज करके कहीं दूर भाग जाता। बट वो बाइनरी सिस्टम का दूसरा प्लैनेट कौन था, इसकी हमें आज तक कोई भी भनक नहीं थी। आज करीब 16 साल बाद अगर हमें उस सवाल का जवाब मिल पाया है तो सोचिए तब हमें कितनी ही सवालों के जवाब मिल पाएंगे जब इन ऑब्जेक्ट्स पे किसी फिजिकल टारगेटेड मिशन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। हम अभी तक ट्राइटन की स्टडी जिस भी डेटा से करते हैं वो हमें वॉयेजर 2 द्वारा ही प्रोवाइड किया गया था, और साल 2020 में ट्राइडेंट नाम का मिशन नासा ने इन एंटिटीज की तरफ लॉन्च करने के लिए सोचा भी था, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद पैंडेमिक आ गया और
बहुत से जरूरी मिशन पे रिसोर्सेस को स्विच कर दिया गया, जिस वजह से अब इसे कम से कम 2038 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। जब तक हम सब रहेंगे भी कि नहीं ये तो पता नहीं। वैसे टाइटन के अलावा रेट्रोग्रेड मोशन करने वाले मून्स कौन कौन से हैं, उनके नाम आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा और आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर वीनस के सरफेस पर वेनेरा स्पेसक्राफ्ट को क्या क्या दिखा था, आखिर वीनस के सरफेस पर उतरना कितना ज्यादा डिफिकल्ट था और कैसे रशिया के रॉसकॉस्मोस ने कोल्ड वॉर के समय में इसे अचीव किया था। जहां पर टैप करके देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।